अस्सलाम वालेकुम जी, रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स फ़िज़िक्स स्लैंग क्लास का जो है ना हम लोग एमसीक्यूज़ भी डिटेल से कर चुके हैं, लेक्चर अपलोडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन भी डिटेल से कर चुके हैं, लेक्चर अपलोडेड है। आखिरी सवाल रह गया कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकते हैं। आपने इनका कॉन्सेप्ट समझना है और खुद से इनको लिखने की कोशिश करनी है। एज़ यूजुअल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। याद करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझें और इनको खुद से लिखने की कोशिश करें ताकि आपको लिखना आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो लिखना कोई बात ही नहीं है आप बच्चों के लिए। हम बढ़ते हैं आगे और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। आ जाते हैं जी। वो सवाल में कह रहा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, एक दूसरे के। तो सबसे पहले हमें जानना ये पड़ेगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं। डिस्टेंस किसी भी जगह जाने के लिए एक्चुअल पाथ जो होता है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी जगह जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, वेक्टर क्वांटिटी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक हो गया जी। अब पहला केस वो है कि जब ये इक्वल होंगे। ये इक्वल कब होंगे? केस वन, इक्वल। इक्वली कब होंगे? इक्वली ये एक ही केस में हो सकते हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर होगा तो स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन जो है ना वो डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक हो गया ना। तो जब डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया ना। यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया ना। क्यों बराबर आ जाएगा? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट है और जो टोटल एक्चुअल पाथ कवर किया वो भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब यहाँ से जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ट्रैवल करूँ तो यहाँ से हम सीधा ऐसे आ रहे हैं। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूँ वो भी यही बनेगा। ठीक हो गया ना। लेकिन अगर मुझे पीछे किताबों तक जाना है उसके लिए मैं ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर इधर आऊँगा, पीछे पीछे चला जाऊँगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किताबों का बिल्कुल ऐसे मेरे पीछे से सीधा होगा। अब बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी। केस 1 में बराबर और केस 2 में नॉट इक्वल वाली आपने कंडीशन बतानी है। वो सेम कंडीशन होगी व्हेन नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रहे तो किसी भी जगह पे मूव कर रहे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाथ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आप कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, कर्व पाथ। ठीक है। तो जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ पर जो है ना वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दो केसेस हैं। द टू आर ओनली इक्वल इन मैग्नीट्यूड if the object moves a perfectly straight line in one direction without ever turning back. If object have curved part or changes its direction at any point, the actual distance will always be greater than the shortest path magnitude of the displacement. Actual distance हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक हो गया जी। अगला सवाल देखते हैं जी। हाँ जी। When a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called muzzle velocity of the gun. ये डेफिनेशन याद रखनी, muzzle velocity के पेपर में आ सकती है। क्या होती है? When a bullet is fired, जब भी गोली फायर की जाती है तो its velocity with which it leaves the barrel, और जो डंडी होती है उसकी, उसको बैरल कहते हैं। तो जिस वेलोसिटी से जो बंदूक की गोली वो बैरल से बाहर निकलती है ना, उसको मजल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक हो गया ना। उसको क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा जी, अब उसने एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि मजल वेलोसिटी ऑफ द गन विद लॉन्गर बैरल, यानी जिस गन की जो बैरल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उसकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो कम होती है। ठीक हो गया ना। हम यहाँ पर लिख के लेते हैं ताकि इशू ना हो। लॉन्ग बैरल
गन, इसकी मज़ल वेलोसिटी क्या होती है? लेस होती है देन दैट ऑफ अनदर गन विद अ शॉर्टर बैरल। इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट बैरल गन जो होती है, उसकी मज़ल वेलोसिटी क्या होती है? ग्रेटर होती है। ठीक हो गया ना? अब इसमें हमें बहसने की ज़रूरत नहीं कि क्यों होती है, क्यों नहीं, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, हम इसी के मुताबिक अभी चलेंगे। ठीक है? अब वो कह रहा है इन व्हिच गन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज़ लार्जर। एक्सेलरेशन जो है ना वो किस गन में सबसे ज़्यादा होगी? एक्सेलरेशन जो है वो किस गन में सबसे ज़्यादा होगी? ठीक हो गया ना? तो हम जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। जब गोली चल रही है तो गोली कहाँ से चल रही है? रेस्ट से चल रही है, ठीक है? तो ऑन स्टार्ट क्या होगा? वी आई विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन कब आ जाएगी? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। हमने एक्सेलेरेशन का बताना है, एक्सेलेरेशन को इधर है तो बाकी सारा उधर है, जो 2 और एस ए इधर है, वी एफ स्केयर डिवाइडेड बाय 2s। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि मज़ल वेलोसिटी कम है, ठीक है ना? तो मज़ल वेलोसिटी के हिसाब से हमने हिसाब लगाना है कि अगर जो है ना वो लॉन्गर बैरल गन है, अभी देखो एक्सेलरेशन जो है ना वो कह रहा है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ठीक हो गया ना? जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, ठीक है? जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, ठीक हो गया ना? तो जिसकी मज़ल वेलोसिटी ग्रेटर है, अब हम इसे क्या रिजल्ट निकालेंगे? मज़ल वेलोसिटी लो किसकी थी? लॉन्ग बैरल गन की वेलोसिटी थी, लॉन्ग बैरल गन की। और मज़ल वेलोसिटी हाई ये किसकी थी? शॉर्ट बैरल गन की, ठीक है नहीं थी? ठीक है ना? तो जब वेलोसिटी हाई है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? हाई। तो शॉर्ट बैरल गन में एक्सेलरेशन क्या होगी? हाई। गोली की स्पीड ज़्यादा होगी। लॉन्ग बैरल गन में एक्सेलरेशन क्या होगी? मतलब वेलोसिटी लो है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? लो होगी। जी, आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी? तो हम क्या कहेंगे? जो लॉन्गर बैरल गन है उसमें एक्सेलरेशन स्लो होगी, जो शॉर्टर बैरल गन है उसमें एक्सेलरेशन ग्रेटर होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज़ कैलकुलेटेड, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक हो गया ना? उसने एवरेज वेलोसिटी निकाली कंप्लीट ट्रिप की, ठीक है? उसने कंप्लीट ट्रिप किया, ठीक है ना? उसने एक जगह पे अपनी वेलोसिटी निकाली v1, ठीक है? हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी एक टाइम पे 80 थी मीटर पर सेकंड, ठीक है? एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 50 थी मीटर पर सेकंड, एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 100 थी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? उसकी कोई भी वेलोसिटी निकाल लो, वो उसने टोटल वेलोसिटी की जब एवरेज निकाली है ना, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल को जमा करके जितनी है उन पे डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम जो है ना वो इस तरह एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। जितनी भी उसने निकाली है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आया। ठीक हो गया ना? इज़ इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए टाइम ड्यूरिंग ट्रिप दैट हैड नेगेटिव वैल्यू। वो कह रहा है कि क्या ऐसे हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी तो पॉजिटिव आई है। ठीक हो गया ना? वो क्या कह रहा है हमें बता रहा है कि जो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली है वो क्या है? पॉजिटिव आई है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें समझ आ जाए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा भी था ये। वेलोसिटी शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट
यानी सफ़र के दौरान किसी भी टाइम पे आपने वेलोसिटी देखी और आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है? जब आप डायरेक्शन से अपोज़िट जा रहे होते हो, ठीक हो गया ना? आप रिवर्स जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। ओरिजिनल डायरेक्शन से जब आप रिवर्स जाते हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। तो वो कह रहा है कि हमारी टोटल एवरेज वेलोसिटी जो है वो पॉज़िटिव है, ठीक है ना? इज़ इट पॉसिबल कि किसी टाइम पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हुई हो, लेकिन टोटल एवरेज वेलोसिटी पॉज़िटिव आई हो? तो मैं कहता हूँ कि यार, मैं केस ले लेता हूँ कि उसने ना एक टाइम पे गाड़ी उसको रिवर्स करनी पड़ी थी, उसकी वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है ना -40 चली गई थी। ठीक हो गया ना? अब -40 इन सारों को जब हम जमा करके इसकी एवरेज निकालेंगे ना, वी एवरेज, वो स्टिल पॉज़िटिव आएगी। वो क्या आएगी? स्टिल पॉज़िटिव आएगी। हालाँकि उसकी एक वैल्यू एक टाइम पे जो है ना वो वैल्यू नेगेटिव थी, एक इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो सारों की मिलके एवरेज क्या आएगी? पॉज़िटिव ही आएगी। ठीक है? तो येस, इट इज़ पॉसिबल दैट instantaneous velocity could be negative due to change in direction, but overall net average velocity will be positive. ठीक हो गया ना? हम यहाँ से देख लेते हैं। Average velocity is calculated using the total displacement divided by total time. ठीक है? A positive average velocity simply tells us object's final position ended up in the positive direction relative to its starting point. यानी जिस तरफ आप मूव किए उसी तरफ आपकी डायरेक्शन थी, उसी तरफ वेलोसिटी थी। However, instantaneous velocity describes the speed direction of an object at one specific moment, one specific इंस्टेंट भी आप लिख सकते हो, मोमेंट भी लिख सकते हो, किसी भी एक मोमेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रिप द ऑब्जेक्ट कुड हैव टेम्पोरेरीली रिवर्स डायरेक्शन एंड मूव बैकवर्ड बैकवर्ड, ठीक है ना, वापस गया होगा, बैकवर्ड गया होगा, जिसको नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगेन, एज लॉन्ग एज ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट रिमाइन पॉजिटिव बाय द एंड ऑफ द ट्रिप द एवरेज वेलोसिटी वुड बी स्टिल पॉजिटिव। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, इफ नेट डिस्प्लेसमेंट यानी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट is positive, then average velocity will be पॉजिटिव। नेट डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक हो गया ना? अगर नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये भी हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, एक और है, उसको हम कोशिश करते हैं बल्कि आगे ले जाते हैं। अच्छा जी, आगे एक सवाल आ रहा है, इनको हम ग्राफ वाले जब टॉपिक पढ़ेंगे तभी क्लियर करेंगे, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है ऐसे, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है तो मैं उनके साथ ही करवाऊंगा इनको। इज इट पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो? तो अचानक से आपके ज़हन में एक ही जवाब आना चाहिए कि सर हो सकता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक हो गया ना? वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, कैसे हो सकता है? सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला यही होता है कि वीएफ माइनस वीआई डिवाइड बाय टी। अगर यही ज़ीरो हो जाएगी, ये सारा पार्ट ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन कैसे ज़ीरो नहीं होगी? एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगी, बात आपकी ठीक है। लेकिन खाली एक्सेलरेशन यही तो नहीं ना होती। हमने एक और एक्सेलरेशन पढ़ी थी, कौन-सी पढ़ी थी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ी थी। ठीक है ना? तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे? बेटे की ज़मीन की बात हो ही नहीं रही। ड्यूरिंग फ्री फॉल केस, फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल के केस में फ्री फॉल के केस में जब हम किसी बॉडी को, बॉडी थ्रोन अपवर्ड, मैं किसी बॉडी को ऊपर भेजता हूँ, ठीक है ना? मैं ऐसे उठाता हूँ, बॉडी को ऐसे ऊपर फेंकता हूँ। वो ऊपर जाती, 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 एक पॉइंट आता है, वो जाके वहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। लेकिन बेटे यहाँ पर ज़मीन अभी भी तो नीचे खींच रही है। वो एक्सेलरेशन क्या होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया ना? एट टॉप पॉइंट वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन स्टिल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रूव हो गया, ठीक है ना, कि एक्स वेलोसिटी 0 हो तब भी एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो ये भी केस हो सकता है जब किसी बॉडी को अपवर्ड वर्टिकली थ्रो किया जाए फ्री फॉल के केस में। Yes, it is possible because acceleration is rate of change of velocity and object can easily momentarily have zero velocity while that velocity is in exact process of changing direction। यानी एक मोमेंट ऐसा आ सकता है जब वेलोसिटी जीरो हो, तो आपको जो है ना, जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो तो वेलोसिटी जीरो होती है, उस टाइम एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड स्लोज डाउन until it eventually stops at highest point, टॉप पॉइंट पे। एट मैक्सिमम हाइट इंस्टेंटेनियस फाइनल वेलोसिटी इज जीरो।
ठीक हो गया ना? लेकिन एक्सेलरेशन स्टिल एक्टिंग कंटीन्यूअसली डाउनवर्ड ऑन इट, g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर because is acceleration not zero, object velocity immediately changes from 0 to negative value as it pull back downward toward the अर्थ। ठीक हो गया ना? तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, तो वेलोसिटी उसमें दोबारा आ जाती है। ठीक हो गया ना? लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है टॉप पॉइंट जहाँ पे जाके वो 1 सेकंड के लिए रुकती है और फिर नीचे गिरती है। उस टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है। ये जी आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हो गए हैं, न्यूमेरिकल्स आपके रह गए, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, बाय बाय।